हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बेटा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आई कि नहीं। चलो, अपना अंकित भाई डेस्टिनी मेकर क्लासेस पर लेके आ गया आपके लिए ताम्र पाषाण काल चालकोलिथिक पीरियड की क्लासेस, जो कि आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, सेट के लिए है। और मेगा मैराथन सीरीज नाम रखा गया इसका, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, टॉपिक पूरा कंप्लीट किए जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यूनिट 1 का है। यहाँ पे हम लोग जो महत्वपूर्ण देखें, आहार संस्कृति, कायता संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, जो आपके ओसीपी संस्कृति होती है उसको देखेंगे, पीजीडब्ल्यू संस्कृति उनको देखेंगे। धातु कर्म कैसे, अर्थव्यवस्था कैसे, चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिलते हैं, बस्तियां कैसे थी, यहाँ पे दफन प्रथाएं कैसे थी, ये सारी चीजें देखेंगे। ताम्र पाषाण काल क्या होता है वो देखेंगे। ताम्र पाषाण काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत क्या है उसको हम लोग देख लेंगे। क्या विभिन्न विद्वानों का मत क्या है वो देख लेंगे। एक छोटी सी क्लास है बट शानदार क्लास है। इतना अच्छा कंटेंट, इतना प्यारा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का याद रखना। और इस तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। हाँ, थोड़ा आवाज डाउन है, वॉइस डाउन है, हेल्थ इशू रहेगा। सभी क्लासों में आपके लिए आवाज डाउन रहेगी। और क्लास को निवेदन है, स्पीड में अगर आपको देखना हो तो क्लास को लात मारो, निकल जाओ। अपने आप को भी थप्पड़ मारो, निकल जाओ। क्लास को आपको स्पीड में नहीं देखना है, आपको 1.0 पे देखना है, जैसे आप देखते हैं नॉर्मली वैसे आपको देखना है, ठीक है ना। स्पीड में देखोगे, सुन लोगे, मुझे बदनाम करोगे, अपने आप को बदनाम करोगे। बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। तो ताम्र पाषाण काल नव पाषाण काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक का संक्रमण प्रतीक माना जाता है। क्या जो नव पाषाण काल है आपका, ताम्र पाषाण काल है कहाँ से, नव पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक का संक्रमण का प्रतीक माना जाता है। इस काल की विशेषता क्या है बेटा, तांबे और पत्थर के औजार संयुक्त रूप से प्रयोग होते थे, इसलिए इसको हम क्या ताम्र और पाषाण काल का नाम देते हैं, ठीक है ना। समुदायों ने कृषि और पशुपालन को अपनाया तथा स्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। आपको इन दो एक दो क्लास में बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है माइक वगैरह की, क्योंकि बाजू में कार्यक्रम चल रहा है, माइक फुल डी साउंड पे चल रहा है। मैंने इको इंक्रीज किया था, और साथ में जो आपका होता है ना नॉइस गेट, उसको भी ऑन किया है। बट थोड़ा बहुत आपको आवाज आ सकता है बीच बीच में, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी क्लास पे फोकस करना है, ठीक है। चलो, समुदायों ने क्या कृषि और पशुपालन को अपनाया था और स्थायी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था। ये तो आपका नवपाषाण काल में ही हो गया था। क्या हो गया था, नवपाषाण काल में हो गया था। यहाँ पे नवपाषाण काल की सभी विशेषताएं आपको मिलेंगी। नवपाषाण काल की सभी विशेषताएं आपको मिलेंगी, लेकिन विशेषताएं मिलने के साथ साथ आपको याद रखना है, यहाँ पे तांबे की धातुओं का प्रयोग मिलेगा आपको, ठीक है ना। कालक्रम की बात करते हैं तो भारत में ताम्र पाषाण काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व से कब तक, 800 ईसा पूर्व तक के लिए माना जाता है। बात करूं इस काल में प्रमुख संस्कृति कहाँ पे थी, पश्चिम भारत में थी, मध्य भारत में, दक्कन के पठार में भी पाई गई हैं। जैसे प्रमुख विद्वान उनके सिद्धांत की बात करें, डीडी कौशाम्बी और एच डी सांकलिया क्या कहते हैं इनके बारे में। डीडी कौशाम्बी और एच डी सांकलिया भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति के अध्ययन में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन समाज और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर बल दिया है। वहीं एम के धवलीकर भी ताम्र पाषाण संस्कृति के विकास और पतन में पर्यावरणीय परिवर्तन की भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि कैसे ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियां पर्यावरण के परिवर्तन से या जलवायु परिवर्तन से एक अवसर के रूप में उत्पन्न होती है और एक घटना के रूप में विलुप्त हो जाती है। इनाम गांव उत्खनन के आधार पर उन्होंने इन समुदायों के जीवन को समझने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है ना। एच डी सांकली और आहार संस्कृति, एच डी सांकलिया ने, देखो ऊपर क्या देखा था हमने, डीडी कौशाम्बी, एच डी सांकलिया, एम के धवलीकर और एच डी सांकलिया आहार संस्कृति। एच डी सांकलिया ने आहार और गिलोंद में उत्खनन कर राजस्थान की आहार संस्कृति को परिभाषित किया है। उनके कार्य ने राजस्थान के ताम्र पाषाण काल के महत्व को स्पष्ट किया है। बीबी लाल की बात करते हैं तो बीबी लाल ने गेरुए रंग के बर्तनों, ऑरेंज कलर्ड पोएट्री संस्कृति का महत्वपूर्ण शोध किया है। उन्होंने ताम्र भंडार और ओसीबी संस्कृति के बीच संबंध का अध्ययन किया। तो याद रखना, ओसीबी संस्कृति भी एक अलग से संस्कृति है, बट ताम्र पाषाण काल के समकालीन है, तो इसको हम ताम्र पाषाण काल के साथ ही पढ़ेंगे। पी जी डब्ल्यू आएगा, वो भी हम ताम्र पाषाण काल के साथ पढ़ेंगे। उनके शोध ने ताम्र पाषाण काल की भौतिक संस्कृतियों को समझने में सहायता की, ठीक है भैया। ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृति है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, मुख्य विशेषताएं, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिलते हैं। तो ताम्र पाषाण काल संस्कृति में विशिष्ट मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं। इनमें गेरू रंग के बर्तन, चित्रित गिरे मृदभांड, काले व लाल, रेड एंड ब्लैक, तो बी एंड आर
बर्तन आपको मिलते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है ना, पेंटेड ग्रे वेयर और कलर्ड पोएट्री आपको मिलती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस काल की जो अर्थव्यवस्था थी मुख्यतः एग्रीकल्चर बेस्ड थी। क्या थी? मुख्यतः एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इसके साथ साथ यहाँ पे हंटिंग भी होती थी, फिशिंग भी होती थी, एनिमल हस्बेंड्री भी होती थी, ठीक है ना। ये सारी चीज आपकी आप हो रही है। धातु कर्म की बात करें तो यहाँ पे कॉपर आर्टिफैक्ट्स, और कॉपर आर्टिफैक्ट्स आपको बहुत व्यापक उपयोग इसके दिखेंगे। आपको तांबे की कलाकृतियों के आपको व्यापक उपयोग दिखेंगे। कुछ संस्कृतियों में कांस्य का भी, क्या, ब्रॉन्ज का यूज मिलेगा। आप पढ़ेंगे आगे सिंधु घाटी शब्द, यहाँ पे ब्रॉन्ज मिलेगा आपको। और ताम्र पाषाण काल में भी तांबे के साथ कुछ मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में कांस्य का यूज मिल रहा है। यह धातु कर्म कौशल के विकास को दर्शाता है। बात करते हैं सेटलमेंट की, बस्तियों की, तो ताम्र पाषाण काल के लोग गांव में, कहाँ बेटे, गांव में रहते थे। कई स्थलों पर किलेबंदी, भंडारण गड्ढे और अन्य के भंडार मिले हैं। क्या? कई स्थलों पर किलेबंदी, भंडारण गड्ढे और अन्य के भंडार मिले हैं। यह संगठित सामुदायिक जीवन का संकेत देता है। क्या? संगठित सामुदायिक जीवन की ओर संकेत देता है। दफन प्रथाओं की बात करें तो ताम्रपाषाण संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार की अंत्येष्टियां प्रचलित थी, ठीक है ना। जैसे कि कलश दफन, मतलब कलश में रख के किसी को दफना रहे हो सबको, जैसे मोस्टली बच्चों के साथ होता था। गड्ढा करके आपको दफना रहे, और दाह संस्कार मतलब जला रहे हैं आप लोग। इन प्रथाओं से सामाजिक संरचना और धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। चलो इस बात का रखना आपको। अब बात करते हैं प्रमुख संस्कृतियों की, प्रमुख ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों की। आहार संस्कृति, सबसे पहले आपकी आहार संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, 5 स्टार देना। कहाँ पे बेटा? दक्षिण पूर्वी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में विकसित हुई है। आहार और बालाथल इसके दो प्रमुख स्थल है। क्या? आहार और बालाथल इसके दो प्रमुख स्थल है। टाइम पीरियड की बात करूं तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। प्रमुख स्थल की बात करूं तो आहार हो जाएगा, गिलुंद हो जाएगा और बालाथल हो जाएगा। क्या? आहार, गिलुंद और बालाथल इसके प्रमुख स्थल है। बात करूं एग्जीक्यूटिव कौन कौन है, इसके उत्खननकर्ता कौन से बेटा, तो एच डी सांकालिया इसमें आ जाएंगे और वी एन मिश्रा इससे संबंधित हो जाएंगे। एच डी सांकालिया और वी एन मिश्रा इससे संबंधित हो जाते हैं। बात करते हैं इसकी विशेषताओं में, तो भौतिक संस्कृति क्या मिलता है? मृदभांड मिलता है। इसमें मृदभांड मिलेंगे आपको, विशिष्ट काले और लाल मृदभांड व लाल पिछले पिछले हुए बर्तन पाए जाते हैं। तांबे की कलाकृतियां, तांबे की वस्तुएं सामान्य मिलती हैं, मिलती है भैया। यह इनके उन्नत धातु कर्म के कौशल को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था थी। गेहूं जो चावल की खेती की जाती थी। मवेशी, भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता था। मवेशी, भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता था। सामाजिक संरचना की बात करें, सामाजिक संरचना की, तो किलेबंद बस्तियों की उपस्थिति संगठित और रक्षा व्यवस्था का संकेत देती है। क्या? किलेबंद बस्तियों की उपस्थिति क्या? संगठित और रक्षा व्यवस्था का संकेत देती है। यह संभावित संघर्ष व राजनीतिक संगठन को दर्शाता है। मतलब क्या क्या मिल रही है आपको? किलेबंदी मिल रही है शहर की, शहर के चारों क्या मिल रही है आपको? किलेबंदी मिल रही है, सुरक्षा दीवार। तो इससे हमें क्या अनुमान मिल रहा है कि भैया कोई आक्रमण करने वाला होगा, तो रक्षा व्यवस्था की ओर। जंगली जानवरों से भी रक्षा हो सकती है, ठीक ना। पुष्प और जीव जंतु जात के अवशेष, तो चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं आहार संस्कृति से। गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? आहार संस्कृति से, ठीक है ना। तो ये आपके आहार संस्कृति के बारे में हो गया, इसको हम आहार संस्कृति भी बोलते हैं। बात करते हैं हम लोग कायथा संस्कृति। कायथा कल्चर महत्वपूर्ण है आपका। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विकसित हुई है। समय अवधि तो 2430 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। लोक साइट की बात करूं तो कायथा और वागदा इसके लोक साइड है। खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता में डेक्कन कॉलेज पुणे ने, जो दक्कन कॉलेज पुणे का है, उसका विक्रम विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्खनन कराया था। भौतिक विशेषताओं की बात करें तो मृदभांड यहाँ से मिलते हैं। चॉकलेटी रंग के फिसले हुए बर्तन मिलते हैं यहाँ से। लाल रंग के चित्रित वफवेयर एवं कंधेदार बर्तन मिलते हैं, जो आपको कंधे पर रखते हैं, कंधे पर टांगने वाले। तांबे की कलाकृतियां, तांबे के औजार मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं। कुल्हाड़ियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण पाई जाती हैं। आवास की बात करूं तो मिट्टी के बने घरों के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। कृषि और पशुपालन आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलती है। गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। औजार की बात करूं तो तांबे और पत्थर दोनों प्रकार के औजार से मिलते हैं। कैलसेंडी, कैलसेंडी से बने ब्लेड भी आपको मिलते हैं। कैल शेडनी से बने आपको क्या मिलते हैं? आपको ब्लेड भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। बात करते हैं मालवा संस्कृति की बेटा, तो मालवा संस्कृति का स्थान भी कहाँ पे है? मालवा संस्कृति आपके कायथा आपका इसी का हिस्सा है, ठीक है। कायथा आपका इसी का हिस्सा है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई है। समय अवधि की बात करें तो 1900 से लेकर 400 ईसा पूर्व में। तो पहले देखो यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे, पहले इस क्षेत्र में आपका, फिर यहाँ पे आपका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। प्रमुख स्थल की बात करूं तो आपके नवदा टोली हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा, नागदा हो जाएगा और एरन हो जाएगा। बात करूं मैं आपसे मालवा संस्कृति के
उत्खननकर्ताओं में एच डी सांकलिया का नाम आता है। किसका आता है? एच डी सांकलिया का नाम आता है। भौतिक संस्कृति की बात करूं तो मृदभांड यहाँ मिलते हैं। मालवा बेर इनकी पहचान है। और आपको पता है मालवा बेर सबसे फेमस बेर है ताम्रपाषाण काल में। मालवा संस्कृति की जो बर्तन सबसे फेमस बर्तन है। इन पर पीले और क्रीम रंग की सिले पर ज्यामिति चित्र बने रहते हैं। आवास की बात करूं तो आयताकार बहुकक्षीय संरचनाएं, वृत्ताकार गड्ढेनुमा आवास पाए जाते हैं। जीविका की बात करूं तो कृषि और पशुपालन मुख्य आधार है, आर्थिक गतिविधियां हैं। गेहूं, जौ, चावल और ज्वार की खेती यहाँ पे होती है। गेहूं, जौ, चावल और ज्वार की खेती आपके यहाँ पे होती है। मवेशी, भेड़, बकरियों का पालन किया जाता है। धर्म की बात करूं तो टेराकोटा महिलाएं मूर्तियां धार्मिक विश्वासों का संकेत देती हैं। पतन की बात करूं तो संभवतः जलवायु परिवर्तन के कारण इस संस्कृति का पतन हुआ था। बात करते हैं जोरवे संस्कृति की। जोरवे संस्कृति मुख्यतः महाराष्ट्र में है। गोदावरी, भीमा और तापी नदियों की घाटियों में है। समयावधि की बात करूं 1400 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। आप देख रहे होंगे भारत में जैसे नवपाषाण काल की स्थिति अलग अलग थी, वैसे ही आपके ताम्रपाषाण काल की स्थिति भी आपको भारत में अलग अलग दिख रही है। अलग जगह पे अलग अलग समय पे आपकी दिख रही है। प्रमुख स्थल की बात करूं जोरवे में तो दईमाबाद, इनाम गांव, सोनगांव, बाल्की बाल्की इसके प्रमुख स्थल है। उत्खननकर्ता में एम के धवलीकर। इनाम गांव के उत्खननकर्ता एम के धवलीकर है। भौतिक विशेषताओं की बात करूं तो मृदभांड आपको मिलता है। काले लाल बर्तन, टोटीदार जार, नक्कासीदार कटोरे आपको मिलते हैं। आवास की बात करूं तो आयताकार और गोलाकार घर पाए जाते हैं। बाद के चरणों में आर्थिक गिरावट के संकेत मिलते हैं। निर्वाह की बात करूं तो शुष्क कृषि आपको मिलती है। पशुपालन मिलता है। शिकार मुख्य आर्थिक गतिविधियां थी। शिकार क्या थी आपकी? मुख्य आर्थिक गतिविधियां थी। दफन प्रथाओं की बात करें तो यहाँ पे आपको विशेषकर बच्चों के लिए कलश दफन प्रथा सामान्य थी। क्या थी? कलश दफन प्रथा सामान्य थी। पतन की बात करूं तो जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि कमजोर होती है और शिकार की ओर झुकाव होता है। ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग गेरू रंग मृदवान संस्कृति। हमने क्या देख लिया? देखो, हमने देखा आहार देखी, आयथा देखी, हमने मालवा देखी, जोरवे को देखा। ठीक है? अब देखते हैं आप लोग गेरू मृदवान संस्कृति के बारे में, ओशीपी, ओर्श कलर पोट्री कल्चर के बारे में। तो यह संस्कृति ऊपरी गंगा यमुना दोआब में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में विकसित हुई। यहाँ पे अपर गंगा यमुना दोआब में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में डेवलपमेंट हुई। इस संस्कृति की बात करूं तो कब टाइम पीरियड आपका मिलेगा? 2600 बीसी से 900 बीसी की तक। ठीक है ना? प्रमुख स्थलों की बात करूं तो आपको बहादुराबाद, अंबाखेड़ी और जोधपुर आपको प्रमुख साइड मिलेंगी। उत्खननकर्ता में आपको बीबी लाल मिल जाएंगे बेटा, बीबी लाल मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना? यहाँ पे आपको गेरू रंग के बर्तन इसकी प्रमुख पहचान है, याद रखना आपको। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिंपल पेंटेड पैटर्न यहाँ पे मिलता है आपको, और इन साइडेड डिजाइन आपको मिलती है, नक्काशीदार डिजाइन आपको मिलती है। तांबे के कुल्हाड़ी आपको मिलती है, हारपून मिलते हैं, मानव आकृति आपको प्राप्त होती है। जीविका की बात करूं तो गेहूं और चावल खेती और पशुपालन के साक्ष्य आपको मिलते हैं। आवास की बात करूं तो मिट्टी की झोपड़ियां आपको मिलती है, चूल्हे मिलते हैं और भंडारण गड्ढे आपको मिलते हैं। मिट्टी की झोपड़ियां, चूल्हे और भंडारण गड्ढे आपको मिलते हैं। चित्रित गिरे मैदान की बात करूं, पेंटेड गिरे वेयर की बात करूं तो यह संस्कृति ऊपरी गंगा मैदान, सतलुज बेसन और सिंधु विभाजन में क्या थी? फेमस थी। ऊपरी गंगा मैदान, सतलुज बेसन और सिंधु गंगा विभाजन क्षेत्र में विकसित थी। समयावधि 1200 से लेकर 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। प्रमुख स्थल की बात करूं तो हस्तिनापुर, अहिचित, मथुरा, आलमगीरपुर इसके प्रमुख स्थल हैं। उत्खननकर्ता में बीबी लाल, एसपी गुप्ता इस संस्कृति से जुड़े हुए, बीबी लाल और एसपी गुप्ता। भौतिक संस्कृति की बात करूं तो मृदभांड की बात करूं, चित्रित ग्रेवियर पतले, चिकने और काले ज्यामितीय पैटर्न में सजाए गए थे। आवास की बात तो कच्ची ईंटों और मिट्टी की झोपड़ियों के आवास मिलते हैं। लोहे उपकरण की बात करूं तो कृषि और युद्ध और किसी दोनों के लिए लोहे उपकरण का शुरुआत होता है। भाले, तीर, हल, दराती जैसे औजार का प्रयोग किया जाता है। जीविका की बात करूं तो गेहूं, जौ, चावल की दोहरी फसल उगाई जाती थी। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति महत्व की बात करते हैं, क्या इंपोर्टेंस रही है। तो हमने प्रमुख संस्कृतियां देख ली जो ताम्रपाषाण काल की थी। ठीक है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे विद उत्खननकर्ता देखी, वहां पे क्या वस्तुएं मिलती है, वहां की क्या विशेषता है, उनको हमने देखा। तो इतने कॉमन में ताम्रपाषाण काल की संस्कृति महत्व। वे ताम्रपाषाण की संस्कृतियां क्षेत्रीय विविधता से समृद्ध थी। साथ ही मिट्टी के बर्तन, दफन प्रथाएं, तो निर्वाह प्रणाली भी अलग अलग थी। तांबे के उपयोग ने क्या दिया? धातु कर्म के विकास को गति दी। और कुछ क्षेत्रों में सामाजिक संगठन और प्रमुखता के संकेत मिलते हैं। आप देखोगे यहाँ पे नामगांव और देमाबाद आपको मिलेगा। ये आपको शहरी स्तर पर फेमस था। जो आप जाओगे जोरवे संस्कृति में तो आपको इनाम गांव मिलेगा और देमाबाद मिलेगा। इनकी अवस्था शहरी अवस्था तक थी। ये हमने कहा था
शहरी अवस्था तक पहुंच चुके थे, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के पतन की बात करें तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस संस्कृति को पतन हो गया था। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और आंतरिक संघर्ष इसके संभावित कारण थे। बाद में कई क्षेत्रों में लोह युग की संस्कृतियों का भी विकास हुआ था, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। इस प्रकार से आपका ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति समाप्त होता है। एक छोटी सी क्लास थी, तो बड़ी नहीं थी। जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, आपके सामने रख दिए गए हैं। आप इसको रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप साथ में क्या करो, आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास जो भी सोर्स है वहां से प्रैक्टिस करते जाओ। आप लोग कोई बुक ले लो, वाईसीटी की बुक होगी, पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी करोगे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस की विशेषता है, प्रैक्टिस आपको स्वयं से करनी होगी। प्रैक्टिस का आपको स्वयं से करनी होगी। यदि आप प्रैक्टिस स्वयं से नहीं करेंगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस आपको क्या, प्रैक्टिस आपको स्वयं सागर बनना पड़ेगा, स्वयं से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और अधिक से अधिक शेयर करो क्लास को। और क्लास को रेगुलर बने रहो, क्लास में मजा आएगा। क्लास में रेगुलर बने रहो, ठीक है ना। यदि आप क्लास में रेगुलर नहीं होगे तो आपको क्लासेस में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।